नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एमपीपीएससी 2020 की प्री की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जोरों शोरों से ये तैयारी हो रही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी तुरंत के तुरंत भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी कैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एमपीपीएससी 2020 के प्रारंभिक परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री में नोट्स। जी हाँ, फ्री में नोट्स उनको मैं दे रहा हूं। वो भी कैसे मिलेंगे वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, तो तब तक के लिए वीडियो में आपको बना रहना पड़ेगा। आयोग की बात अब हम करते हैं। जो आपको 15 आयोग दिए गए हैं उन 15 आयोग में से मैं क्या क्या कंप्लीट करा चुका हूं। महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, ठीक है, नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और आज हम तैयार करने वाले हैं हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनसीपीसीआर। चलिए तो हम अब वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या है ये आखिर में। क्या है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग? बालों पे हो रहे निरंतर दुर्व्यवहार के चलते उनके अधिकारों की और उनके भविष्य की रक्षा हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। अब ये जो बालों है ना यहां पर, तो भाई ये इसका मतलब है बालकों, है ना। वो बालकों से मेरा मतलब लड़की और लड़का दोनों से है, ठीक है। बाल हेयर वाले बाल नहीं समझना है यहां पर आपको, ठीक है। ये परिभाषा मैंने बनाई है तो इस परिभाषा को आप एज इट इज नोट कर लीजिए, आपके मुख्य परीक्षा में भी ये काम में आपके आएगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 को की गई, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी आयोग है ना साहब, सारे आयोगों का मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय आयोग जो है उनका सबका मुख्यालय दिल्ली में होगा। यह आयोग 2 स्तरों पर काम करता है। कौन कौन से 2 स्तर? राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। ओबियसली केंद्रीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए कृत्यों के निष्पादन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी। ऐसा जो पत्र रहता है ना राजपत्र, उसमें ऐसी लैंग्वेज रहती है। ए निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से जाना जाएगा। बालक जो है, अब बालक होते क्या हैं भाई, 0 से लेके 18 वर्ष तक की आयु में जो आते हैं वो होते हैं बालक आपके। मैं आपको कैसे ये चीजें कनेक्ट करके बताता हूं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब लज्जित कर देने वाला मानव जाति को एक कांड हुआ था जिसको सब निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। तो उसमें एक बच्चा था जो कि 18 वर्ष की आयु जिसकी पूरी नहीं हुई थी। सिर्फ इसी वजह से उसको बाल सुधार केंद्र में डाला गया था। तो ये अधिकार अब अच्छे भी हैं, और देखिए सारी जो पहलू होते हैं वो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे ही इसके भी हैं, ऐसे आप समझ लीजिए इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य क्या है भाई? आयोग में एक अध्यक्ष होता है जिन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए असाधारण कार्य करे हों। मतलब बहुत अच्छे काम उन्होंने करे हों। असाधारण मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कर दे वैसे काम नहीं, कुछ असाधारण, कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम किया हो। एक अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। इसलिए आपने देखा होगा महिला एवं बाल अधिकार आयोग बनाया जाता है, ठीक है, साथ में, क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण की बात भी करी गई है। महिला आयोग में भी ये चीजें हैं। मैंने आपको एक बात और बताई थी दोस्तों कि ये जो सारे आयोग हैं अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। चलिए, इसके अतिरिक्त एक सदस्य सचिव भी होता है, ठीक है, एक सदस्य सचिव भी होगा जो केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो भैया एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा और एक राज्य की होगा, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय होगा तो भाई वो केंद्र सरकार द्वारा करेगा और राज्य वाला जो होगा भैया वो राज्य सरकार द्वारा करेगा। इसमें कोई समझने जैसी तो बात है नहीं, सीधी सीधी भाषा लिखी है। सदस्यों के लिए मानदंड, अब भाई दंड नहीं है ये, इसका मतलब होता है क्राइटेरिया। कोई भी व्यक्ति जिसका मानव अधिकार या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का मतलब दोषी पाया जाता है, वह व्यक्ति
बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष व सदस्य नहीं बन सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर मानव अधिकारों के हनन का आरोप लगा हो या बाल अधिकारों के हनन का आरोप लगा हो तो वो ना तो उसका सदस्य बन सकता है और ना ही अध्यक्ष बन सकता है। सदस्यों की योग्यता क्या है? अध्यक्ष की योग्यता तो यहां पढ़ा दी, सदस्यों की योग्यता क्या है? अब देखिए, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण और बाल विकास, किशोर न्याय या उपेक्षित या वंचित बच्चों या निश्चित बच्चों की देखभाल करने के क्षेत्र से संबंधित, बाल श्रम या बच्चों के तनाव उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हूं, बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान, बच्चों से संबंधित कानून, इनमें से किसी भी एक संस्था के साथ कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। ये जो मैंने आपको ये ऊपर ये बताए हैं ना, ये सारे के सारे जो 6, इनमें से इनके साथ मतलब उनका अनुभव होना चाहिए इन डिपार्टमेंट्स में काम करने का, तो वो फिर सदस्य बनने के योग्य होते हैं। चलिए, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय वाली चयन समिति की सिफारिश पर इनके अध्यक्षों का चयन किया जाता है। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास अध्यक्ष इमरती देवी है। आपको मुझे बताना है कि राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। सेवा एवं शर्तें क्या है? अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होगा, इनमें से जो भी पहले हो जाए। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन 2 पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे देखो, इसमें 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। अब जैसे 2020 चल रहा है, तो 2020 से 23 तक कर सकते हैं, 23 से 26 तक कर सकते हैं। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बाद नहीं कर सकते। 2 तक कर सकते हैं, 2 के बाद नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी है। आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैं आशा करता हूं। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए बंद मत कर देना। मेरा कहना बस इतना है कि आप लोग क्या करते हो दोस्तों, वीडियो देखते जाते हो पर लाइक नहीं करते हो यार। देखो, लाइक आप करोगे मेरा वीडियो, तो यार मेरा वीडियो जो है ना वो वायरल होगा, वो और लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबा के सामने ही दिख रहा होगा, उससे वीडियो कटेगी नहीं बीच में। तो प्लीज यार अभी लाइक कर दो। मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूं, उतने में आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब निष्कासन कैसे हो सकता है? केंद्र सरकार निष्कासन केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार का मतलब में निष्कासन जो है वो राज्य, मतलब ये समझ जाओ केंद्र वाला केंद्र संभालेगा, राज्य वाला राज्य संभालेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिद्ध कदाचार, भाई उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो जाए, ठीक है, सिद्ध कदाचार के बेसिस पे हटेगा। दिवालिया घोषित हो जाए, अपनी पदावली के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी और नियोजन में लागत होने पर, मतलब यहां के अध्यक्ष तो तुम बन के बैठे हो, यहां से पैसा कमा रहे हो, फिर पता चल रहा है कि 2-3 जगह से और आप पैसा कमा रहे हैं, वहां से भी आप काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते पाए जाएंगे तो आप दोषी हैं और आपको निलंबित कर दिया जाए, आपको हटा दिया जाएगा। पद का दुरुपयोग करने पर, भाई दुरुपयोग कैसे भी आप कर रहे हो। कारावास से दंडित होने पर, अगर आपको सजा सुना दी कोर्ट ने तो भाई गई हाथ से आपकी गद्दी। बिना अनुमति के 3 क्रमवर्ती बैठक में अनुपस्थित होने पर, मतलब अगर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कोई बैठक है, क्रमवर्ती 3 बैठकें वहां पर हो रही हैं, आपने मिस कर दी 3 बैठकें और आपने इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। नो सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा आपका। शारीरिक असमर्थता, शारीरिक असमर्थता से मेरा मतलब है भाई कि दिमागी संतुलन गड़बड़ हो गया, भाई पागल हो गए, या भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया,
अपाहिज हो गए तो फिर नहीं हो पाएगा ना काम। निष्कासन के पहले, अब देखिए अगर निष्कासन जो होगा, यहां पर ये एक बहुत सॉफ्ट पॉइंट दिया हुआ है जो सिर्फ अभी तक किसी आयोग में दिया है और किसी अन्य आयोग में नहीं दिया है, वो ये है निष्कासन से पहले केंद्र या राज्य सरकार अध्यक्ष या सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी। तो सुनवाई के लिए एक अवसर इनको मिलेगा पद रिक्त होने पर, यह इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष के निष्कासन, मृत्यु, त्याग पत्र देने के 90 दिन के भीतर नया अध्यक्ष नियुक्त करना पड़ेगा। यह अध्यक्ष शेष कार्यकाल की नियुक्ति के लिए नियुक्त किया जाएगा। मतलब 3 साल का कार्यकाल होता है इनका। अब अगर ये जो मैंने पॉइंट यहां पर बताए हैं कि त्याग पत्र दे दिया या निष्कासित हो गए या डेथ हो जाती है, तो उनका कार्यकाल जैसे 1 साल का कंप्लीट किया था, अब 2 साल का जो बचा हुआ है, तो जो नया अध्यक्ष बनेगा वो ये कंप्लीट करेगा 2 साल का, वो 3 साल के लिए नहीं रहेगा। वह अध्यक्ष शेष कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। रिपोर्ट, अब रिपोर्ट भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो आप रिपोर्ट से समझ जाओगे कि केंद्र वाला केंद्र को देगा, राज्य वाला राज्य को देगा। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार को सौंपेगा और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकार को सौंप सकेगा। विशेष रिपोर्ट होती है इसमें एक, इसका प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। यह प्रारूप जो है यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बनाया जाता है, प्रारूप इसका। ठीक है, निर्धारित कौन करता है? यह निर्धारित करती है केंद्र सरकार, लेकिन प्रारूप बनाता कौन है? प्रारूप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाते हैं। इस रिपोर्ट को कभी भी बनाने का आदेश दिया जा सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार वार्षिक या विशेष रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्यक्ष सदन के पास रखेगी 1 वर्ष के भीतर। उनका टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि 1 साल के अंदर उनको रिपोर्ट रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य क्या है? अब कार्य देख लेते हैं। भाई, बाल अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल भाई। संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, जो एनजीओज है, जो इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एनजीओज हैं, जैसे सबसे बड़ा एनजीओ है आपका क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, तो ऐसी संस्थाओं को और प्रोत्साहित करना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करिए, या फंड की उनको हेल्प लग रही है तो फंड उनके लिए करवाना कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप के थ्रू, तो ऐसे काम इनके होते हैं। बाल सुधार गृह, स्कूलों आदि का निरीक्षण कर अपनी सिफारिश पेश करना। मतलब अगर वो लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, स्कूल वाले, वहां पर बच्चों को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बाथरूम वगैरह साफ नहीं रहता है, बच्चों को ठीक से माहौल नहीं है, ठीक माहौल नहीं है, पंखे नहीं है क्लास में, कुछ भी, या बाल सुधार गृह में बच्चों के साथ शोषण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसकी सिफारिश ही आगे कर सकते हैं और उसको सही करने का ये बोल सकते हैं। अब कुछ अन्य योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा जी। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूंगो। ठीक है, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं अभी राघवेंद्र शर्मा जी। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो राघवेंद्र शर्मा जी हैं। अच्छा, आप लोगों को यहां पर ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई बालकों के लिए काम कर रहे हैं और उनके सुधार के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतें उनको आ सकती हैं। देखिए, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर कुछ छूट रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। जैसे देखिए, दुर्व्यवहार जो उनके साथ होता है, क्या क्या दुर्व्यवहार हो सकता है? भाई, बंधुआ मजदूरी कराई जाती है बच्चों से, आपको मालूम होगा। यौन शोषण किया जाता है उनके साथ, मालूम होगा। भीख मंगवाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, भीख मंगवाते हैं बच्चों से। बाल तस्करी, मतलब बच्चे बेच भी दिए जाते हैं। उनके शिक्षा के अधिकार का हनन होता है, बहुत जगहों पर उनको शिक्षा नहीं दी जाती, उनके घर वालों को फिर जाके बाल अधिकार वाले उनको समझाते हैं कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य जो शस्त्र है, आज की मांग है इस शस्त्र की। और देखिए, भ्रूण हत्याएं जो होती हैं, अब आप कहेंगे भ्रूण हत्या कैसे? यार, वो भी तो बच्चा है ना। बाल में क्या आया? 0 से लेके 18 ईयर्स, तो अभी वो तो नवजात है यार, होने वाला है, तो उसके लिए भी बाल सुधार वाले ही कार्य करेंगे। ठीक है, अंगों की तस्करी, बच्चों के अंगों की तस्करी कर देते हैं, क्योंकि बच्चा होगा, उसका अंग डेवलप हो रहा होगा, तो उसके अंग की वैल्यू ज्यादा रहती है, तो इसलिए उनको इनकी तस्करी में भी उनको पकड़ लेते हैं। जैसे कि भाई आपको एक बात बताता हूं मैं, जैसे
एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे क्या होता है, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं ना स्कूलों में, तो एक अभी रीसेंट करंट अफेयर से मैं आपको जोड़ के बता देता हूं। ये जो है ना, ये प्रोग्राम स्टूडेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया था। ये शायद राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या हुआ था, बच्चों को पूछा गया कि आप मतलब स्ट्रेस में जो बच्चे रहते थे कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पीछे का रीजन ये निकला दोस्तों के टीचर जो है ना, उनको क्लास में कुछ भी बोल देते थे, गधे हो तुम, ये हो, नालायक हो, पढ़ना नहीं आता तुम्हें, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता। उनको भरी क्लास के सामने मार दिया जाता था, उनकी पिटाई लगा दी जाती थी। तो इन सब से क्या होते थे, बच्चे जो है ना बहुत हताश हो जाते थे। हताश हो जाने की वजह से उनकी शिक्षा पे भी फर्क पड़ने लगा था, उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो भी खराब होने लगी थी। तो इन सब के चलते राजस्थान सरकार जो है, वहां के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इन सब पर रोक लगाने के लिए एक स्टूडेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, देखो आप लोगों को बन जाए भाई, क्योंकि आयोग नए नए जोड़े हैं, तो ये करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना आवश्यक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। वीडियो यहां पर होती है खत्म। तो प्लीज दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज अभी लाइक कर दो, ठीक है। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। देखो शेयरिंग इज केयरिंग बोला जाता है यार। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे आगामी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। दिशा एकेडमी जो है हमारा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे, चारों जगह पर है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाली हुई हैं, तो आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी तक के मेरे जितने वीडियोस है आयोग के ऊपर और मध्य प्रदेश के ऊपर, जो 2020 प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड बने हैं, वो सारे वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 को जो मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, उन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को 3 काम करने हैं। पहला, वीडियो को लाइक करना है। दूसरा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। तीसरा, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है MPPSC 2020 प्री। ये जैसे ही आप वहां पर कमेंट करेंगे, मैं आपको वहां पर मैसेज में एक नंबर दूंगा। उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे ये तीनों स्क्रीनशॉट भेजने हैं मुझे। जैसे ही आप ये करते हैं, मैं तुरंत आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।